आप सभी को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, यमुना अथॉरिटी एक के बाद एक लगातार अपनी रेजिडेंशियल प्लॉट की स्कीम लेकर आ रही है। उसी के साथ साथ अब हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए एक और नई स्कीम, जो कि है नर्सिंग होम की। ये नर्सिंग होम आपके यमुना अथॉरिटी के पहले से जो रिहाइश जो सेक्टर्स हैं, उन सेक्टर्स में नर्सिंग होम की स्कीम इन्होंने निकाली है। दोस्तों, आपके सामने है, इन्होंने जो यमुना एक्सप्रेस ने स्कीम का कोड ये रखा हुआ है, YEA इंस्टीट्यूशनल 2024-2025/3। मतलब इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी का नर्सिंग होम का प्लॉट है, जो कि आपकी 2024-25 की स्कीम है। डेट ऑफ ओपनिंग की बात करें तो 1 तारीख ये इसकी ओपनिंग डेट है, और अगर हम क्लोजिंग की बात करें तो 30 तारीख 8वां महीने, यानी कि 30 अगस्त तक इसकी क्लोजिंग डेट है। ठीक है साथियों, अब हम इसके ब्रोशर पर डिटेल डाल लेंगे कि नजर डालेंगे कि भाई इसमें क्या क्या चीजें आई हुई हैं, किस तरीके से इसका होगा। तो आप सभी को मालूम था कि ओपनिंग की डेट हमने बताई थी 1 तारीख को ये ओपन हो चुकी है। डेट ऑफ क्लोजिंग 30 तारीख शाम को 5 बजे तक, टाइम की भी इन्होंने दिया हुआ है, क्योंकि रेजिडेंशियल में टाइम नहीं दिया कि भाई किस टाइम तक बंद करेंगे। और डिस्प्ले नेम ऑफ क्वालिफाइड या डिस्क्वालिफाइड बिडर, मतलब जो भी बिडर क्वालिफाई हुए डिस्क्वालीफाई हुए, वो 12 तारीख को 12 सितंबर को इस पे शो हो जाएंगे कि भाई कौन कौन इसके लिए हुआ है। और ई ऑक्शन की जो डेट है वो इनकी 19 सितंबर रखी गई है, यानी कि 19 सितंबर को आप ये देख सकते हो कि किस किस के मतलब टाइम और डेट जो ई ऑक्शन कब होगा। तो आपको सीधा सीधा इससे पता लग गया कि जो स्कीम आई है ये आपकी ई ऑक्शन पे होगी। ये दिए हुए हैं कि भाई CEO वगैरह क्या होते थे, सब लोग आप आसानी से जानते हैं, मतलब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। डेट ऑफ ओपनिंग 26/7/2024, ये ओपनिंग स्कीम की डेट दी हुई थी उन्होंने, लेकिन जो स्टार्टिंग हुई है वो तब से हुई है। ठीक है, ये उनकी डेट शीट वगैरह 10/9/2024 जो भी इनका है। अब हम देखते हैं इसमें जो एलिजिबल एंटिटीज हैं, मतलब कौन कौन एलिजिबल है। अगर किसी की रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है, कोई ट्रस्ट है, कोई सोसाइटी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पब्लिक सेक्टर, कोई गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या अंडरटेकिंग डिपार्टमेंट हो। ठीक है। इसमें कोई भी कंसोर्टियम, जैसे कोई भी दो कंपनी वगैरह कुछ भी करके बना लेते हैं, तो वो अलाउ नहीं है। कोई प्रपोज चीजें हैं, वो जैसे बहुत लोग कहते हैं सर हमने प्रपोज कर रखी है तो क्या हम भर सकते हैं, तो वो भी अलाउ नहीं है। कोई LLP नहीं है, लिमिटेड लाइबिलिटी जो पार्टनरशिप फर्म होती है वो भी इसमें अलाउ नहीं है। ठीक है। बाकी अगर हम बात करें इसके परचेज कॉस्ट ऑफ इसकी ब्रोशर, तो 5500 रुपये इसकी फीस है। जैसे यमुना के फॉर्म की जो डाउनलोड फीस है वो 600 रुपये थी रेजिडेंशियल प्लॉट की, तो इसकी आपकी 5500 रुपये, यानी कि आप 5500 रुपये प्लस GST, जो भी इनकी GST बनेगी वो पे करेंगे, वो आपका आएगा। अब हम आते हैं इसकी प्रोसेसिंग फीस वाले पार्ट पे कि प्रोसेसिंग फीस कितनी है इसकी। देखो, 25,000 रुपये इसकी प्रोसेसिंग फीस है, ये लिखा हुआ। GST शैल बी डिपॉजिट थ्रू ऑनलाइन पोर्टल, मतलब ये 2500 आपके ये रुपए, और उसके साथ साथ 5500, ये टोटल जितने भी हैं ये आपके सॉरी 25,000, हाँ। तो ये आपके टोटल पैसे जो हैं वो आपको मतलब नॉन रिफंडेबल हैं, और ये प्रोसेसिंग फीस है आपकी जो जाएगी। ठीक है। टोटल इसको कैलकुलेट भी अगर हम करते हैं, मान लो 25,000 इसको, तो 25 और 5 30,000, लगभग 35,500 रुपये आपके। नहीं, 30 क्यों हो गए यार, हम भी बोलते बोलते फ्लो में आ गए। गणित ही कमजोर हो गया जब से पढ़ाई लिखाई छोड़ दी। 30,500 आपके ये रुपए आपको जमा करने हैं। ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं अलॉटमेंट मनी के ऊपर। अलॉटमेंट मनी की अगर हम आपकी बात करें तो 30% आपको देनी है दोस्तों, टोटल बिड अमाउंट देना आपका आफ्टर रजिस्टरिंग 10 MMD। मतलब जब आपका जो पैसा है जो निकल जाएगा, पहले आपको शुरू में 30% देना, निकलने के बाद आपको 30% बिड अमाउंट आपको जमा करना है। ठीक है। विद इन 60 डेज ऑफ इशू अलॉटमेंट लेटर। ठीक। और इसकी पेमेंट के बारे में बात करते हैं। पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट फॉर अलॉटेड प्लॉट, इसमें आपको एक तो वही है कि 60 दिन के भीतर देना है। देखो ये रहा बिड अमाउंट के 60 डेज के अंदर देना है, और 2% रिबेट होगा जो भी है इनका। इन केस ऑफ ड्यू अलॉटमेंट मनी, मतलब अलॉटमेंट मनी की ड्यू होती है, तो एज मेंशन हो इज नॉट डिपॉजिट विद सिचुएशन, मतलब ये आप पढ़ लेना एक बार जो भी इसमें लिखा हुआ है। तो टोटल एक चीज समझो कि आपको 60 दिन के भीतर आपको 30% जमा करना है, बाकी आप इसमें इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं इसमें। ठीक है। प्रोसेसिंग फीस इसकी 5,000 रुपये है, जो मॉर्गेज वगैरह की जो परमिशन लेने के लिए। ट्रांसफर चार्ज है इसके 5%। अगर कोई आपका प्लॉट का प्रीमियम निकलता है, मतलब PLC अगर है, तो वो आपकी 5% है, और 5% ही ट्रांसफर चार्जेस की ड्यूटी है। ठीक है। 90 साल की लीज पर है।
बहुत लोग पूछते हैं कि सर आफ्टर 90 ईयर होगा क्या, मतलब 90 साल के बाद क्या होगा। देखो 90 साल के बाद ऑलमोस्ट कहीं की प्रॉपर्टी जो होती है नॉर्मली फ्री होल्ड हो जाती है। 90 साल का बहुत टाइम होता है, क्योंकि अभी देश आजाद हुए भी 90 साल नहीं हुए, तो 90 साल बाद इसको लीज को रिन्यू कराना होगा। आपकी जो लीज है ये रिन्यू हो जाएगी, तो इसमें घबराने की कोई बड़ी बात नहीं है कि सर 90 साल बाद होगा क्या। ठीक है। इन केस ऑफ अलॉटमेंट प्लॉट लोकेटेड ऑन 30 मीटर, मतलब ये लोकेशन के बारे में बताया है कि जो पीएलसी लगती है, जैसे मान लो कॉर्नर है 30 मीटर पे है, उससे ऊपर है, तो ये 5% की पीएलसी, मैक्सिमम पीएलसी जो लगेगी चाहे आपकी कितनी ही प्रीमियम लोकेशन हो, 15% से ज्यादा आपकी मैक्सिमम पीएलसी नहीं हो सकती है। ठीक है। इसमें कोई भी सब डिवीजन नहीं हो सकता। जैसे बहुत लोग ये कहते हैं कि सर ये 4000 मीटर का प्लॉट है, ठीक है, तो हम दो भाई इसको आपस में दो दो हजार रुपये 2000 मीटर के बांट सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। आप इसको इसका सब डिवीजन नहीं कर सकते, ये अथॉरिटी बिल्कुल मना करती है, क्लियरली अपने ब्रोशर में मेंशन है कि जो आपका सब डिवीजन या ये जो आपको करते हैं आपस में, ये नॉट बी अलाउड है। देखो इसमें यहाँ लिखा हुआ है शैल बी नो एमलगेशन और सब डिवीजन शैल बी अलाउड ऑन द अलॉटेड प्लॉट, तो ये आपको अलाउ नहीं है। अब हम इसमें बात करते हैं कि इसमें क्या क्या आप कर सकते हैं, किस किस के लिए ये प्लॉट है। जो परमिशेबल जो एक्टिविटीज में है, आपका नर्सिंग होम का तो प्लॉट है ही, जिसमें मेडिकल फैसिलिटी इंडोर आउटडोर पेशेंट, मतलब 30 बेड तक के आप नर्सिंग हॉस्पिटल अपना एक बना सकते हैं नर्सिंग होम, जिसमें क्लिनिकल लेबोरेटरी बना सकते हैं, केमिस्ट की शॉप उसमें भाई नीचे रहती है जब नर्सिंग होम बनेगा, वेंडिंग बूथ हो गए, वेंडिंग बूथ हो गए, कियोस्क बना सकते हैं, क्योंकि खाने पीने के लिए भी चाहिए कुछ ना कुछ, आप ऐसी चीजें वहाँ, ये सब चीजें आप कर सकते हैं। मैक्सिमम ग्राउंड कवरेज है 30 और मैक्सिमम FAR का 2.75। हाइट इन मैटर नो लिमिट, अभी इसमें कोई लिमिट इन्होंने दी नहीं है, बाकी जो भी होगा वो कंस्ट्रक्शन के टाइम में एक बार आप उनसे अथॉरिटी जाके आप पूछ लेंगे। ठीक है। हम बात करते हैं वन टाइम लीज रेंट पेड की। तो वन टाइम लीज रेंट या तो आप 1 बाई 1 करो, जैसे इस साल की भर दी, मतलब 1 साल की भर दी आपने, फिर दूसरे साल की भर दी आपने, ये तो हो गया कि भाई हाँ हम वन। और एक होता है मतलब लीज रेंट फुल पेड, फुल पेड का मतलब है मैक्सिमम 11 साल का, मतलब 11 बार का। ठीक है। तो 11 टाइम आपका जो होता है ये वन टाइम लीज रेंट पेड होता है एक बार में। और आपको जो कंस्ट्रक्शन का टाइम है, अगर आपका प्लॉट निकल जाता है, तो बहुत लोग कहते हैं कि सर कंस्ट्रक्शन का टाइम कितना है, तो 3 साल, मतलब आपको 3 ईयर मिलते हैं आपकी लीज होने के बाद। ये ध्यान रहे कि ये जो आपका लीज का जो टाइम काउंट होगा वो होगा, सॉरी कंस्ट्रक्शन का टाइम काउंट होगा आपका आफ्टर लीज। आफ्टर लीज आपको पूरे 3 साल मिलेंगे, तो 3 साल में आपको ये बनाना होगा। अब हम एक बार नजर डाल लेते हैं कि ये प्लॉट किस किस सेक्टर में है। ये है आपके सेक्टर 17, सेक्टर 18 और सेक्टर 22D। सेक्टर 17, 18, 22D, 18 और 22D में और 17 में, ये 17 जो है 120 मीटर, 162 और 200 मीटर वाले साइज हैं। 18 में आपके 300 वाले हैं और 22D में आपके 120 और 162 मीटर हैं। ये रेजिडेंशियल प्लॉट के साइज में आपको बता रहा हूँ। इन्हीं सेक्टर्स में आपके नर्सिंग होम के प्लॉट आए, जैसे NH2 यानी कि नर्सिंग होम का प्लॉट नंबर जो है सेक्टर 17 में है, 2750 स्क्वायर मीटर इसका एरिया है, 22,770 रुपए पर स्क्वायर मीटर का इनका अलॉटमेंट रेट है, यानी कि 22,770 इंटू 2750 टोटल इसका जो कीमत बैठी वो आपकी बैठी लगभग 6,26,17,500 रुपए। ठीक है। ये इसका मतलब रिजर्व प्राइस उन्होंने रखा है। रजिस्ट्रेशन अमाउंट आपको देना 10% EMD के तौर पे 62,61,750 रुपए, ये आपको 10% इसका शुरू में जमा करना है। और इंक्रीमेंटल वैल्यू अगर बिड की वैल्यू बढ़ी तो इसके हिसाब से बढ़ेगी, 3,13,87,000 रुपए पर बिड के हिसाब से आपकी वैल्यू बढ़ेगी, इंक्रीमेंट अगर हुआ तो इसमें। तो ये तो इनको रिजर्व प्राइस हो गया कि भाई ये रिजर्व प्राइस है इतना, इससे ऊपर कितना ही चला जाओ, लेकिन मैक्सिमम 30-40 लाख रुपए जाता है बिड में, अगर कभी गया है, इससे ज्यादा नहीं जाता है। बाकी कह नहीं सकते कि बॉस बिड किस तरीके से लगा दी जाए या कोई ज्यादा लोग आ जाए, भाई किसी का मन ही हो जाए कि हाँ नहीं मुझे तो ये चीज चाहिए, गरारी अड़गी तो वो बात अलग है बॉस। तो ये सारी चीजें थी। ठीक है। पैरामीटर्स बाकी आप देख लें, जैसे फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया सबसे मस्ट है, मिनिमम नेटवर्थ होनी चाहिए 31/3/2024, ये ध्यान रहे। आप अपने CA से कंफर्म कर सकते हैं। सर्टिफाइड बाय द बिडर एप्लीकेंट, स्टेचुरी ऑडिटर, चार्टेड अकाउंटेंट, 2.5 करोड़ रुपए
यानी कि अगर कोई 2750 स्क्वायर मीटर के लिए अप्लाई करता है तो मिनिमम नेट वर्थ जो है उसकी इस साल की एंड ऑफ द आपके 31/3/2024 तक, इस फाइनेंशियल ईयर तक आपकी 2,50,00,000 रुपए होनी चाहिए नेट वर्थ। अगर आप 1400 स्क्वायर मीटर पे जाते हैं तो आपके 1,28,00,000 रुपए होने चाहिए जो 22D में। अगर आप सेक्टर 18 वाले प्लॉट में जाना चाहते हैं तो आपकी लगभग 91 लाख रुपए के करीब आपकी नेट वर्थ होनी चाहिए। अगर हम बात करें मिनिमम सॉल्वेंसी की, तो सॉल्वेंसी 6 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, मतलब 6 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, और किसी नेशनल बैंक के या शेड्यूल्ड बैंक के उसमें अंडर में आनी चाहिए। तो वैसे भी सारे नेशनल शेड्यूल है, हमारे यहाँ सेंट्रलाइज कर ही दिया है बहुत सारे बैंकों को। तो 2750 सेक्टर 17 वालों के लिए 1,88,00,000 रुपए, सेक्टर 22D वालों के लिए 96 लाख रुपए जो 1400 स्क्वायर मीटर का साइज है, और 1000 स्क्वायर मीटर वालों के लिए सेक्टर 18 के लिए 68 लाख रुपए, ठीक है। मिनिमम एवरेज एनुअल टर्नओवर इसकी इनकी कितनी होनी चाहिए, 12,52,00,000 रुपए, ठीक है। नेटवर्थ ध्यान रहे 2.5 करोड़ रुपए, और टर्नओवर मिनिमम 12,52,00,000 रुपए। 2750 सेक्टर 17, 1400 स्क्वायर मीटर सेक्टर 22D 6,38,00,000 रुपए, और आपका 1000 मीटर वालों के लिए 4,55,00,000 रुपए। ये टोटल टर्नओवर हो। टेक्निकल की अगर हम बात करें, देखो नर्सिंग होम की बात है तो सीधी सी बात है कि भाई डॉक्टर होना तो लाजमी है ही, मतलब MBBS डॉक्टर हो, उससे नीचे मैंडेटरी है ही नहीं। तो वन ऑफ द मेंबर ऑफ फर्म, किसी भी फॉर्म का, कंपनी का, हैविंग MBBS फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी। अब यहाँ ये इन्होंने इंडियन यूनिवर्सिटी कर दिया है। हो सकता है कि इसमें जो जैसा अब्रॉड पढ़ते हैं तो उनको इंडिया आके एक टेस्ट देना होता है मेडिकल का, उसका नाम मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जैसे हमारे सिस्टर्स या फैमिली में जो लोग आए तो उन्होंने वो एग्जाम दिए हैं। तो अब ये मैं इसमें क्लियर नहीं हूँ बॉस, ये आपको अथॉरिटीज कंफर्म करना पड़ेगा। इसमें क्या है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अंडर द क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, ये तो शायद होगा लोगों के पास जो करते हैं, और सेल्फ सर्टिफिकेशन ऑफ एक्सपीरियंस ये भी उनके पास होगा। ये सारी चीजें अप्लाई करने के लिए आप यमुना की इस वेबसाइट पे जा सकते हैं अगर आप खुद अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। इसमें 25,000 रुपये इसकी फीस है, प्रोसेसिंग फीस, जो कि नॉन रिफंडेबल है। EMD फॉर अलॉटमेंट है 10%, टोटल 2,270 रुपये का रेट था, ठीक है। 2,270 नहीं, 22,700 रुपये का, 22,770 का, 22,770 का अलॉटमेंट रेट है। 22,770 इंटू साइज जो भी आए टोटल उसका 10%, ये आपका EMD जाएगी। ये पूरा ब्रोशर है, आप ब्रोशर आराम से पढ़ सकते हैं पूरा तसल्ली के साथ, पूरे धैर्य के साथ। ब्रोशर आप साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, इवन हमें व्हाट्सएप करके, मेरा नंबर भी है, मैं यहाँ रिटर्न कर देता हूँ, ये मेरा नंबर है 7011151094। आप मेरे नंबर पे भी मुझे कॉल कर सकते हैं। बाकी इनके कस्टमर सपोर्ट भी हैं, ये इनका एक नंबर, ये इनका एक नंबर, ये इनका एक नंबर। हालांकि ये लोग कभी उठाते नहीं है, सेटिस्फेक्शन कभी देते नहीं लोगों को, ये हमेशा मैं हर वीडियो में कहता हूँ, क्योंकि इन लोगों को अगर सही तरीके से काम करें तो हमारी बहुत सारी चीजें कम हो जाएंगी, हमें ज्यादा कहने की जरूरत नहीं होगी। तो हमारी यमुना अथॉरिटी से विनती है कि आपकी इतनी बड़ी अथॉरिटी है और यहाँ इतने अच्छे अच्छे लोग यहाँ पे आपका इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपसे हमारा विनम्र निवेदन है कि आप जो काम है वो ढंग से करें, अपने अधिकारियों को चेताएं। ठीक है, आपने चीजें ऑनलाइन कर दी, लेकिन ऑनलाइन के साथ साथ उनको इतनी आप बुद्धि भी दें, जो आपके मातहत जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं, जो सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, उनको आप ये बताएं कि भाई जो व्यक्ति आपको फोन कर रहा है वो आपसे नॉलेज चाहता है, आपसे कोई चीज और नहीं उसे है डिमांड में। तो साथियों, ये नर्सिंग होम की पूरी स्कीम है। कोई भी क्वेरी फिर भी आपको रह जाती है, आपको नहीं समझ में आता है, ब्रोशर डाउनलोड नहीं हो रहा है, कोई इश्यू आता है, आप कुछ नहीं समझ पा रहे हैं, नंबर पुनः मैं लिख देता हूँ 7011151094। ये मेरा नंबर है, विकास शर्मा मेरा नाम है। आप हमसे कभी भी कॉल कर सकते हैं। स्कीम से रिलेटेड हम लोग जानकारी देते रहते हैं, किसी भी प्रकार की स्कीम हो। अभी यहाँ यमुना में रेजिडेंशियल प्लॉट की स्कीम चल रही है, जिसकी लास्ट डेट 5 अगस्त थी, लेकिन इसको एक्सटेंड करके 23 अगस्त कर दिया है, और इसके ड्रॉ की जो डेट है वो आपका 10 सितंबर कर दिया है। तो अब आप अगर आप रेजिडेंशियल में भरना चाहते हैं तो रेजिडेंशियल का आपके पास ऑप्शन है। आप डॉक्टर हैं, MBBS हैं, तो आपके पास नर्सिंग होम का ऑप्शन है। हॉस्पिटल की स्कीम आ रखी है, उसी के साथ कमर्शियल की है, कॉर्पोरेट की है, तो बहुत सारी स्कीम है। आपको जो भी स्कीम जाननी है नंबर पे कॉल कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कराना है आप हमसे कॉल करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास यहाँ पर इनके अलावा भी बहुत लोग पूछते हैं कि भाई इनके अलावा आपके पास और क्या ऑप्शन है,
तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि रेजिडेंशियल प्लॉट तो हैं ही जो रीसेल के हैं, उसी के साथ साथ हमारे पास इंडस्ट्रियल प्लॉट है जिसमें मिनिमम साइज 300 स्क्वायर मीटर का है, रेजिडेंशियल में 60 स्क्वायर मीटर का है। उसी के साथ साथ अपने पास किसान कोटा के प्लॉट है जो कि कम बजट वालों के लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, जिसमें आपको 50 मीटर मिनिमम साइज और मिनिमम प्राइस आपको मिल जाएगा। कॉल कर सकते हैं प्राइस के लिए आप हमसे, ठीक है। 50 स्क्वायर मीटर का इसमें है रेजिडेंशियल इंडस्ट्रियल किसान कोटा। उसी के साथ साथ हमारे पास आपके लिए एग्रीकल्चर लैंड भी है, ठीक है। एग्रीकल्चर लैंड के लिए भी आप कॉल कर सकते हैं। कंपनसेशन वाली लैंड भी है जिसका आपको मुआवजा मिलेगा, मतलब निकट भविष्य में यमुना अथॉरिटी आपको मुआवजा देगी, वो भी चीजें भी हैं। अगर आपको कोई भी प्रकार की क्वेरी या इन्वेस्टमेंट चाहिए यमुना रीजन में, तो आप हमें हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।